फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात तो यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया था। शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा होगा कि इतनी इलिटरेट पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन और इकोनॉमिकली भी हम वीक कंडीशन में थे, ऐसी सिचुएशन में सिटीजन्स के ऊपर, इंडियंस के ऊपर ड्यूटीज़ का बर्डन डालना शायद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को सही नहीं लगा होगा, इसलिए इनको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। इनको ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। फिर एक बाद में और ऐड की गई बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अच्छा, 1976 ये बात हो रही है इमरजेंसी के जस्ट बाद की, और इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि जनरली फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बातचीत 2 टाइप के रिजीम्स में होती है। हालांकि ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। एक तो सोशलिस्टिक नेशंस में, सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट नेशंस में, सोशलिस्ट नेशंस या कम्युनिस्ट नेशंस जनरली इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि एक तरफ राइट्स दिए जाएं तो दूसरी तरफ लोगों को बता दिया जाए कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। एक हाथ से राइट्स दिए जाते हैं तो दूसरे से बताया जाता है कि आपकी ड्यूटीज़ भी हैं इस नेशन के प्रति। और दूसरे टाइप का रिजीम जहाँ पे ड्यूटीज़ की बातचीत होती है वो होते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट या फिर ये कह लो टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप। अब एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम्स में राइट्स की बातचीत नहीं होती है, राइट्स हो ना हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ड्यूटीज़ बता दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राजाशाही में राइट्स मिले ना मिलें, लेकिन राजा ड्यूटीज़ बता देगा कि जब भी राजा के सामने आओगे तो सजदा करोगे, पाइबो पैरों में लेट के प्रणाम करोगे, राजा जब भी रोड से निकलेगा तो सर झुके हुए होंगे, और अगर ये ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं की गई तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। इस बात की इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे यहाँ पे भी ड्यूटीज़ लाई गई इमरजेंसी के दौर में। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में ड्यूटीज़ की बातचीत ऐसे दौर में हुई जब एक लीडर पावर को कैप्चर करने जैसी सिचुएशन में था। कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट होने की सिचुएशन में था, उस दौर में लाई गई। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इमरजेंसी की हम बात कह रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ड्यूटीज़ को गलत ऐड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। क्यों? गांधी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और उस टाइम पे मैडम गांधी की और उनके लॉ मिनिस्टर HR गोखले और बाकी मिनिस्टर्स सबका आर्ग्यूमेंट ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाना चाहिए। मैडम गांधी को ये लग रहा था कि इमरजेंसी के दौरान, इंटरनल इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के दौरान लोगों को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए था, जिस तरीके से गवर्नमेंट को, स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरीके से किया नहीं। इनफैक्ट लोग तो विरोध कर रहे थे इंटरनल इमरजेंसी का। तो मैडम गांधी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि इनको बताया जाए कि तुम्हें राइट्स दिए जा रहे हैं तो तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो तुम्हें फुलफिल करनी चाहिए। और उस जमाने में जितना भी अपोजिशन था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, वो सारा अपोजिशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इंक्लूजन को अपोज कर रहा था, विरोध कर रहा था, और ये कह रहा था कि ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने की ज़रूरत क्या है, हमारे तो सिटीजन्स लॉ अबाइडिंग हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो देश से प्यार करते हैं। ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए चाहे ना डाला जाए, वो देश से इतना प्यार करते हैं कि वो ड्यूटीज़ को ऑटोमेटिकली फुलफिल करेंगे। लेकिन जब मैडम गांधी की गवर्नमेंट गई और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई 1978 में। और इन दोनों एक्ट्स के थ्रू मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने हर संभव कोशिश करी कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चेंजेस लाई थी, उन चेंजेस को अंडू किया जाए, उन चेंजेस को खारिज किया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की, उनको वैसे ही रहने दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये वही मोरारजी देसाई गवर्नमेंट है
जो अपोजिशन में जब बैठी हुई थी तो ये कह रही थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं करना है, और अब ये कह रहे हैं जब ये खुद पावर में आए तो अब इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ से कोई छेड़खानी नहीं की है, विच मीन्स कि एक तरीके से वेरिफिकेशन हो गया कि कहने के लिए भले ही अपोजिशन कह रहा हो कि नहीं इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन सहमति तो इनकी भी थी, अगर नहीं होती तो हटा देते। अब बात करते हैं आज की चीज़ों के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में प्रोवाइडेड है। पार्ट 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 4 में बात की गई है DPSPs के बारे में, और पार्ट 4A बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल हैं, नॉन एनफोर्सेबल हैं, कोर्ट में जाके इनको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। जैसे DPSPs नॉन जस्टिसेबल हैं, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंस्पिरेशन हमने ली USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से, और USSR सोशलिस्ट नेशन था, तो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंस्पिरेशन ली। आज की डेट में USSR का एक जो बड़ा हिस्सा है वो रशिया है। USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई। और मज़े की बात यह है कि आज की डेट में जितनी भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में फंडामेंटल ड्यूटीज़ या ड्यूटीज़ नाम की कोई भी लिस्ट नहीं है। सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बातचीत की गई है, वो है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी कोई भी ऐसी मेजर डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पे कोई ऐसे ड्यूटीज़ की लिस्ट प्रोवाइडेड हो। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है और अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अच्छा, ड्यूटीज़ के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी ख़त्म हुई है, मैडम गांधी को ये फील हो रहा है कि लोगों ने गवर्नमेंट को, स्टेट को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। और मैडम गांधी ये चाह रही थी कि लोगों को बताया जाए कि एक हाथ से तुम्हें राइट्स दिए जा रहे हैं तो दूसरे हाथ से तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं। तो एक कमेटी अपॉइंट की गई, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसको अपॉइंट किया गया 1976 में, और इस स्वर्ण सिंह कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कैसे उनको ऐड किया जाए, वो पढ़ो लिखो जानो। स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और इन्होंने बोला कि ये सही बात है कि लोगों को राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ का भी एहसास होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर ऐड कर दिया जाए जिसका टाइटल हो फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इन्होंने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने का। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने रिकमेंड की थी। सरकार ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मॉडिफिकेशंस के साथ में। इन्होंने तो बोला था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, सरकार ने ऐड करी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक फिर बाद में ऐड की गई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। इन्होंने बोला था 8 के लिए, ऐड की गई 10। और इन 8 में से भी एक फंडामेंटल ड्यूटी और 2 रिकमेंडेशंस जो इन्होंने रिकमेंड की लेकिन उनको ऐड नहीं किया गया था। और वो 3 कौन सी हैं जिनको ऐड नहीं किया गया था, वो देखो। एक तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये कहा था कि पार्लियामेंट को ये पावर होनी चाहिए कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पेनल्टी या फिर पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है किसी भी इंसान पे जो कि ड्यूटीज़ के साथ में कंप्लाई नहीं करता है, जो कि ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है। द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद और रिफ्यूज़ल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज़। पार्लियामेंट को पावर देने की बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट चाहे तो पेनल्टी लगा सकता है अगर कोई ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करता है तो। दूसरा, इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा कानून जो कि पार्लियामेंट बनाएगा इन पेनल्टी को, पनिशमेंट को इम्पोज करने के लिए, उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ इनफ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड ऑफ रिपग्नेंसी टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि ऐसे किसी भी कानून को जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पनिश करने के लिए बनाया गया है, उसको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के वायलेशन के लिए कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन दे दी गई, चैलेंज नहीं किया जा सकता था।
और तीसरा ये कह रहे थे कि एक ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी टू पे टैक्सेस, टैक्सेस को पे करना, इसको भी फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे ऐड किया जाए। बट इन 3 रिकमेंडेशंस को ऐड नहीं किया गया था। ऐड कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुई, अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। 11 हैं आज की डेट में, ओरिजिनली 10 ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये ऐसे ही दी हुई हैं। आर्टिकल 51 में इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद ABCDEFGHIJK। ए में क्या लिखा हुआ है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना है, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हैं, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, आम तौर पे लोग ये गलती करते हैं, नेशनल सॉन्ग की बात नहीं की गई है यहाँ पे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात की गई है। एग्जाम्स में दे देते हैं कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और लोग टिक कर देते हैं कि हाँ सही है, नेशनल सॉन्ग की बात नहीं की गई है। अच्छा, एक कमेटी और थी, वर्मा कमेटी, और ये वर्मा कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1999 में, और इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये देखो कि कोई कौन कौन से ऐसे लेजिस्लेशंस हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए गए हैं या एग्जिस्ट करते हैं। वो अलग से टॉपिक दे रखा है लक्ष्मीकांत में, अपन साथ के साथ बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट के लिए जो एक लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, और ये प्रिवेंट करता है डिसरिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अगर कोई नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके लिए शायद 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और फाइन, या फिर दोनों। ये कहा गया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 में। पहली फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के साथ में, आइडियल्स के साथ में अबाइड करो, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करो। दूसरी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये इंटरेस्टिंग है, ये लगभग सेम चीज़ कही गई है ए में और बी में। बी में ये कहा गया कि नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारे आइडियाज़ थे जिनको हमने सेलिब्रेट किया, चेरिश किया, उनको फॉलो करना है। अच्छा, नेशनल स्ट्रगल के जो आइडियाज़ थे उन्हीं पे बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हीं को लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली में भी यही कहा जा रहा है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, और दूसरे में भी लगभग यही कहा जा रहा है कि नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियाज़ हैं उनको चेरिश करना है, उनको सेलिब्रेट करना है, उनको फॉलो करना है। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश की यूनिटी, हमारे देश की इंटीग्रिटी, हमारे देश की सोवरेनिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है। अगर कोई हमारे देश के टुकड़े करना चाह रहा है या कोई हमारे सोवरेनिटी को अंडरमाइन करना चाह रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमें खड़े होना है, हमारी यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और इसके लिए इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि अगर कोई नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में जाके कोई एक्टिविटी करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। नेशनल इंटीग्रेशन को अगर कोई हार्म करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश को अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हमें अपनी सर्विसेज देनी है, हमें कंट्री को डिफेंड करने के लिए जाना है। और ये बड़ा अंडरस्टूड है कि सरकार आम तौर पे नहीं बुलाएगी किसी को भी। कभी एक्सट्रीम सिचुएशन हुई, क्राइसिस हुए, फॉर एग्जांपल वॉर हो गया, हो ना बट बाई चांस हो गया, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएं, डिफेंड करने के लिए जाएं, हम अपनी सर्विसेज देश के लिए प्रोवाइड करें। और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है कि हम ऐसी ड्यूटीज़ को रियलाइज़ करें। फिफ्थ है टू promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional और sectional diversities। आज की डेट में बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी।
हमें हार्मनी को, पीस को, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा रिलीजन क्या है, हम क्या भाषा बोलते हैं, हम किस रीजन से आते हैं, हमारे क्या सेक्शनल डिविजन्स हैं। ब्रदरहुड इंपॉर्टेंट है, हार्मनी इंपॉर्टेंट है, पीस इंपॉर्टेंट है। और अगला हिस्सा ये कह रहा है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, कि हम ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो वीमेन की डिग्निटी को हार्म करती है उसको हमें ख़त्म करना है, उसको हमें बंद करना है। और ये दोनों चीज़ें आज के कॉन्टेक्स्ट में तो बेहद इंपॉर्टेंट है। मणिपुर केस, अभी वायलेंस इतना सारा हुआ है, ब्रदरहुड और वीमेन की डिग्निटी, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचाना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। लॉज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये कहता है कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस आर अनलॉफुल एसोसिएशंस, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस अनलॉफुल हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आगे चलते हुए इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी MP, MLA धर्म के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करके अगर वोट मांगता है या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इस RPA के तहत। इसके अलावा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है, उसकी वैल्यू करनी है। और सिर्फ आज का नहीं, हम बात कर रहे हैं ये 2000-3000 साल से जो हमारा कल्चर है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसको हमें प्रिजर्व करना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। आज की डेट में ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इतना पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाए ऐसी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, और सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए अपना कह रहे हैं, पूरी दुनिया की ड्यूटी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और लिविंग क्रिएचर्स के प्रति कंपैशन, दया की भावना, वो ज़रूरी है। इसके लिए अपन ने पढ़ा है, सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लेकर आई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लेकर आई। इसके अलावा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बेसिकली हमें अंधविश्वास के रास्ते पे नहीं चलना है, रैशनलिज्म के रास्ते पे चलना है। रैशनल होके सोचना है, सवाल पूछना है, जानना है कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, ह्यूमनिज्म की तरफ जाना है। आंखें बंद करके नहीं चलना है, चीज़ों के बारे में जानना है, खोजना है, वाय पूछना है उनका, साइंटिफिकली देखना है उनको, रैशनल होकर सोचना है उनको। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, वायलेंस को रोकना, ख़त्म करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और इस देश में पता नहीं लोग क्यों पागल हुए पड़े हैं, कुछ भी हो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, सबसे पहले नुकसान देश को पहुंचाएंगे। आपस की लड़ाई में प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, देश को ख़राब कर रहे हैं। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करें, वायलेंस को होने से रोकें। इसके अलावा टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हमारे पर्सनल स्फेयर में, प्रोफेशनल स्फेयर में, कम्युनिटी के लेवल पे हमें एक्सीलेंस के लिए काम करना है, हायर लेवल्स पे जाने के लिए काम करना है, डेवलपमेंट के लिए काम करना है, प्रोग्रेस के लिए काम करना है, खुद को एडुकेट करना और आगे बढ़ना है, उसके लिए काम करना है, ताकि हम बढ़ें, सोसाइटी बढ़े, नेशन बढ़े, आगे हम डेवलप हों, हम ग्रो करें। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है ये, जिसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट खास इसलिए भी है कि एक तो इसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, फंडामेंटल राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। और एक DPSP की लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया था। और वो DPSP का आर्टिकल कौन सा है वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है?
who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years, कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ये पेरेंट की, गार्जियन की फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसके साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ खत्म हो गई। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। 3-4 चीज़ें ही हैं जो अब तक इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं अपन ने। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है, नॉन जस्टिसेबल हैं। 10 को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू और एक को ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। और ये जो एक लास्ट में ऐड की गई है वो कौन सी है? 6 से 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी। और इसके अलावा जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बड़ी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। और इसके बाद ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड की गई हैं, ये याद रखने वाली बात है। अब अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखो, पहली इंपॉर्टेंस है दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन्स अबाउट देयर ड्यूटीज़। लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, तो लोगों को याद दिलाती हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे राइट्स को एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो। अगर आप इंडियन हो तो आपकी जिम्मेदारी है, ये ड्यूटीज़ हैं आपकी, देश के प्रति आपकी ड्यूटीज़ हैं जिनको आपको फुलफिल करना है। दूसरा, दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। कोई अगर इनको वायलेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वार्निंग है कि आप फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर रहे हो, आप हमारे फ्लैग को, एंथम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि हमारे लिए प्योर है, पायस है, इंपॉर्टेंट है। तो ये वार्निंग के तौर पे भी काम करती है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी है, इनके विरोध में जाके, इनके अगेंस्ट में जाके चीज़ें नहीं करनी है। तीसरा, दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई चीज़ लिखी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोगों के दिल में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करता है, वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन का काम करता है। एक जिम्मेदारी आ जाती है लोगों के ऊपर कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो इसको फॉलो करना है, इसको मानना है, इसके बारे में जानना है। चौथा, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। और ये कुछ DPSPs के जैसा रोल है कि कोर्ट्स के सामने अगर कभी दुविधा आए, कन्फ्यूजन हो कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मदद ली जा सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सामने रख के देखा जा सकता है कि ये जो कानून है क्वेश्चन में, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ स्टैंड करता है, पक्ष में है या विरोध में है। और ये बात कही गई मोहन कुमार सिंघानिया केस 1991 में। इसके अलावा एक केस और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रामलीला मैदान इंसिडेंट केस। ये 2012 का केस है। और रामलीला मैदान इंसिडेंट केस में कोर्ट ने ये कहा कि पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A ये एक कॉमन थ्रेड से बंधे हुए हैं। पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 4 जो है वो बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में, DPSPs कि गवर्न कैसे करना, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। और पार्ट 4A वो सिटीजन्स को ड्यूटी देता है, उनको बताता है कि उनकी क्या ड्यूटी है इस देश को बढ़ाने में, इस देश को सुंदर बनाने में। और लास्ट सिग्निफिकेंस, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट कानून बना के इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करवा सकता है। ये सिग्निफिकेंस है। रिमाइंडर टू द सिटीजन्स, एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए वार्निंग, सिटीजन्स के लिए इंस्पिरेशन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कोर्ट्स को हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए, और लॉ जो है उसके थ्रू इनको एनफोर्स किया जा सकता है। इसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया जाता है?
क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कुछ टर्म्स जो यूज़ हुए हैं वो बड़े वेग हैं, बड़े डिफ़िकल्ट हैं, आम आदमी के समझ में नहीं आएंगे आसानी से। जैसे नोबल आइडियल्स। अब नोबल आइडियल्स की डेफिनेशन हर आदमी के दिमाग में अलग हो सकती है। जस्टिस की डेफिनेशन वेरी कर सकती है, तो बड़ा वेग है समझना। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस है क्या, वो कैसे डिफाइन हो? हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से एक्सीलेंस को अलग तरीके से देख सकता है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि वेग हैं, जिनको समझना डिफ़िकल्ट है आम आदमी के लिए। दूसरा, मियरली अ कोड ऑफ मॉरल प्रीसेप्ट्स ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल नेचर। एनफोर्स तो करवा नहीं सकते, कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटा नहीं सकते, तो एक तरीके से मॉरल कोड है कि देखने में पढ़ने में बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो कौन सा कोई कोर्ट में ले जाके तुम्हें पनिश कर देगा। तीसरा, रॉन्गली सिक्वेंस्ड। ये कहा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बाद में रखना चाहिए था, इनकी इंपॉर्टेंस दिखाई देती, लेकिन हमने इनको डीपीएसपीज़ के बाद में रख दिया। डीपीएसपीज़ जो कि खुद नॉन जस्टिसेबल है, तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी हल्की सी कम हो गई, देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा हल्का हो गया। और अगला, लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इनफ। ये जितनी भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं, सिर्फ इतनी ही ड्यूटीज़ नहीं हैं, और बहुत सारी ड्यूटीज़ हो सकती हैं हमारी, और हैं। जैसे पेइंग टैक्सेस, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड भी किया था, लेकिन इसको ऐड नहीं किया गया। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहिए कि भाई अपना टैक्स दो, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटिंग इन इलेक्शन, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वोटिंग। लोग नहीं देने जाते हैं वोट, ये भी होना चाहिए था ड्यूटी में। तो ये नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है, और बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है इसमें। एक और टॉपिक है जो कि बुक में नहीं दे रखा, लेकिन अपन बात कर लेते हैं। अगर बात हो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंपैरिजन की, बहुत सिंपल, हालांकि आप लोगों को पता होगा सब, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, इंस्पायर्ड है। फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हुई है पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड एनफोर्सेबल इन नेचर। वायलेशन होगा तो कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नाइदर जस्टिसेबल नॉर एनफोर्सेबल। इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, और फिर बाकी ऐसे हैं जो सिटीजन्स फॉरेनर्स सबके लिए अवेलेबल हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ इंडियंस पे एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल हैं, एक आधा छोड़ दें, जैसे आर्टिकल 17 को एनफोर्स करने के लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए, बट ज़्यादातर जो है वो ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर एनफोर्स करना है तो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, लेजिस्लेशन करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, स्टेट को बताते हैं कि वायलेशन नहीं होना चाहिए, उनकी पावर को लिमिट करते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बताते हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। और इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।